As we do have already started up this sixth unit, and according to this unit, we have already covered up the first portion, that is grounding of neutral in the power system, isn't it? उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी जो है वो हमने ले लिए हैं। अब अगर आपको किसी को उसके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होंगे तो जस्ट नाउ यू कैन आस्क मी टिल टाइम, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। न्यूमेरिकल्स ओके है समीर? यस मैम। सॉल्व कर पाएंगे? सोनाली सॉल्व करूं शक्शील? यस मैम। चलो ठीक है, क्लियर है। निनाद भी बोल रहा है। ओके, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, दो न्यूमेरिकल्स आप जल्दी जल्दी से लिख लो, उसको ट्राई करना आप लोग, उसके आंसर्स। कल मैंने एक न्यूमेरिकल आपके क्विज में भी दिया था, है ना? आपको एक न्यूमेरिकल क्विज में भी दिया था। इससे ज्यादा और आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, इतने ही न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं एग्जाम में। वन मोर न्यूमेरिकल आई विल गिव यू टुडे इन द टुडेज क्विज, इजंट इट? एक और दूंगी, उसको भी आप सॉल्व कर लेना, बस दैट मच इज सफिशिएंट, इजंट इट? ओके, जस्ट राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल। एक क्विज में दे दूंगी और एक न्यूमेरिकल आप ऐसे ही ट्राई करो। Okay, just write down a transmission line has a capacitance of 0.1 microfarad per phase. A transmission line has a capacitance of 0.1 microfarad per phase. Determine, ये सारे पीटरसन कॉइल के ही न्यूमेरिकल्स है। ओके, सो अगर इसको ज्यादा मार्क्स के लिए पूछना है तो पीटरसन कॉइल के बारे में भी पूछेंगे, उसमें वो जो डायग्राम दी थी वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसके अलावा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द पीटरसन कॉइल। अब इसमें इन्होंने डायरेक्टली इंडक्टेंस ऑफ द पीटरसन कॉइल बोला है, अदरवाइज आर्क सेपरेशन कॉइल वगैरह भी बोलते हैं, हम जानते हैं इस चीज को, है ना? सो डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द पीटरसन कॉइल to neutralize the effect of capacitance of, determine the inductance of the Peterson coil to neutralize the effect of capacitance of, number 1, complete length of the line, second, 97% of the line, कंप्लीट लेंथ में एज इट इज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 97% में जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 से, 97% ऑफ द लाइन। और थर्ड है 90% ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, अब क्लास टेस्ट 3 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस वन। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। The supply frequency is 50 hertz. Okay, one more time I'm reading this. Keep right, अगर कुछ छूट गया होगा तो complete that portion. A transmission line has a capacitance of 0.1 microfarad per phase. Okay, a transmission line has a capacitance of 0.1 microfarad per phase. Determine the inductance of Peterson coil. Determine the inductance of the Peterson coil to neutralize the effect of capacitance of, number 1, complete length of the line, second, 97% of the line, third, 90% of the length of the line. Okay, and the supply frequency is given as 50 hertz. This is a numerical. One more numerical I'll be giving you in the quiz, today's quiz. Okay, या तो फिर ये भी सफिशिएंट है आपको। क्विज में शायद मैंने 0.01 माइक्रोफेरेड वाला जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा, देखेंगे एक और न्यूमेरिकल आपको उसमें कवर कराएंगे।
So according to this, we do have already covered up this first portion and last portion. This first portion covers the 60 to 70% of this unit, and remaining 30% or 40% we are covering now. Okay, and the series and shunt compensation already you are learning in the PACS devices. So whatever knowledge you are having in the PACS devices, that particular subject that you can apply over here, and we can say here we are just summarizing that one. Okay, जो पोर्शन आप एक्सरसाइजेस में पढ़ रहे हैं उसी का नॉलेज यूज करके आप यहाँ पे सॉल्व करा सकते हो. ये दो न्यूमेरिकल मैंने इस पीपीटी में लिखे हैं जिसको आपने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, इसलिए इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया, isn't it? But I'll write down the answer while giving that ppt to you. I'll write down the answers of this one. Okay, so what is now compensation? अगर आपको आइडिया होगी compensation क्या जरूरत पड़ती है compensation की. ओके, बताओ चलो आप लोग वन बाय वन व्हाट यू नो. आपने फैक्ट्स डिवाइसेस बहुत पढ़ रहे हो, उस हिसाब से कंपेंसेशन क्या होता है जरा पता तो पड़े. पूरा जो फैक्ट्स डिवाइसेस सब्जेक्ट है वो हम लोग फैक्ट्स डिवाइसेस के लिए ही पढ़ रहे हैं. सो हियर विथ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस एज वेल एज टेल मी द आंसर्स ऑफ दिस वन. ओके, आली का चैताली आली काय झालं बाबा द्या. फिर चैताली आहे का. हाँ, अन्वय निनाद लिहितोय. टू मेंटेन द व्होल्टेज प्रोफाईल कंट्रोल, टू मेंटेन द व्होल्टेज प्रोफाईल अँड पॉवर फॅक्टर. फक्त हेच नाही, स्टॅबिलिटी पण असते. ओके, अच्छा व्होल्टेज प्रोफाईल डाऊन कसा होणार आहे वी कैन डिस्कस ओवर हियर ना. ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली जो लोड होता है पावर सिस्टम का वो इंडक्टिव लोड रहता है ना. सच एज बिकॉज ऑफ कौन सा मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो हर एक डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट लगा ही हुआ रहता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किटरी ही यूज होती है मैक्सिमम, इजंट इट. फिर वेल्डर्स जो लगे हुए हैं, इवन इन द लाइटनिंग ऑल्सो जो हम लाइटनिंग यूज कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही टाइप का सर्किट प्रेजेंट रहता है जो इंडक्टिव लोड डिमांड करता है. ओके, सो द इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम मेक द लोड रिएक्टिव, है ना. वो जो कंपोनेंट वो लेता है, जो यूटिलाइज करता है, उसके वजह से जो वो इंडक्टिव कंपोनेंट के वजह से लोड रिएक्टिव है ऐसा बोला जाएगा. And as per the load, as per the extent of that load, the current is drawn from the supply, which is more or less, है ना. और इसीलिए क्या, then if only active power was drawn, यानी इन सारे लोड के वजह से जो पावर खींचा जा रहा है, जो लोड लिया जा रहा है, जो लोड यानी करंट लिया जा रहा है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव पावर. अगर ओनली एक्टिव पावर फ्लो होता है, ओनली एक्टिव लोड लिया जाता है, ओनली रेजिस्टिव लोड है, तो वी विल बी इन फेज विथ आई. वी जो है वो इन फेज ऑफ आई रहेगा. और अगर ये रिएक्टिव पावर लिया जाएगा, मतलब इंडक्टिव या कैपेसिटिव पावर लिया जाएगा, लोड लगाया रहेगा, तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर कम्स इन द पिक्चर. करंट विल ईदर लीड और लैग द वोल्टेज. लीड और लैग करने के वजह से V इंटू आई, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, तो ये I वैल्यू विल रिड्यूस. क्यों I वैल्यू विल रिड्यूस? ऑब्वियसली जैसे जैसे करंट खींचा जाएगा, करंट लैग होता जाएगा, तो जो एक्टिव कंपोनेंट है, मतलब एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उस करंट का, वो तो कम होता जाएगा ना. और वही मायने रखता है आपके लोड को सप्लाई करने के लिए. तो जो एक्टिव कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उस करंट का, दैट कंपोनेंट विल रिड्यूस. एंड टू कंप्लाई दिस कंपोनेंट एक्स्ट्रा पावर शुड बी सप्लाइड. ज्यादा पावर देना पड़ता है फॉर द सेम लोड. ओके, दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर.
अब अगर ये रिएक्टिव पावर आपके सर्किट में आ रहा है तो इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वो इंडक्टिव है तो आपको कैपेसिटिव लोड वहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। दिस एक्स्ट्रा कंपोनेंट दो इसेंशियल डज नॉट टेक पार्ट इन द एक्चुअल वर्क डन, वो एक्चुअल काम नहीं करता है। अब इफ kVAR मतलब एक्टिव पावर इज रिड्यूस्ड, किलोवाट कैन बी इंक्रीज for same kVA rating of generator and transmission system by effective compensation technique, है ना। अगर kVAR रिड्यूस हो जाता है तो किलोवाट जो है वो इंक्रीज होता है फॉर द सेम kVA रेटिंग ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन, एंड दैट इज पॉसिबल बाय इफेक्टिव कंपेंसेशन टेक्निक्स। इसलिए कंपेंसेशन टेक्निक्स आपने पढ़े, ओके। सबसे स्टार्टिंग में किसको यूज किया जाता था? कैपेसिटर्स को। कैपेसिटर्स आर इंसर्टेड इन द सिस्टम which draw leading current and being opposite in nature, and it neutralizes the inductive current to a large extent, okay। और होता क्या है, this reduces the total current in the system and improves the power factor, and this is called as compensation of inductive load. This is the actual compensation, that is called as the compensation of the inductive load, ओके। पर ये पहले होता था, अब इसमें होता क्या है, ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए रहते हैं ये कैपेसिटर चार्जिंग करंट भी लेते हैं, और चार्जिंग करंट लेते हैं तो फॉल्ट एमवीए बढ़ेगा, है ना। फॉल्ट एमवीए बढ़ेगा तो जो हम सर्किटरी में लगाते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो लगाते हैं वो ज्यादा रेटिंग के लेने पड़ेंगे, हमने देखा था ना। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट चार्जिंग करंट। इसलिए बस कैपेसिटर्स लगाने से नहीं होता, आजकल फिर एडवांस डिवाइसेस आने लगे, ओके। कैपेसिटर्स बैंक अभी भी लगाते हैं, कैपेसिटर्स बैंक्स यही सबसे इफेक्टिव टेक्निक है और वही यूटिलाइज होती है। पैक्स डिवाइसेस जो है उसका कंट्रोलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से और कॉस्टली होने की वजह से उस पे अचानक से स्विच ओवर होना इतना इजी नहीं है, यानी इजी नहीं हुआ है वो, फिर भी अभी काफी मात्रा में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके। सो नाउ दैट इज वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था व्हाट इज कंपेंसेशन। मैंने आपको बोला इस पीपीटी में जितने सारे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सारे आरटीएमएनयू क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं। आई कैन शो यू ओवर हियर। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो सारे क्वेश्चन पेपर्स, आप क्वेश्चन पेपर्स प्लीज रेफर करो इन सारे टाइप्स के लिए, ओके। आई कैन शो हियर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इस यूनिट पे। इस यूनिट पे हमने यही है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल ऑफ द पावर सिस्टम, जो हमने पूरा पढ़ा, ये वो न्यूमेरिकल है जो दिया हुआ है। नाउ हियर नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस, इजंट इट। और फिर ये दोनों है आर्किंग ग्राउंड एंड इट्स मेथड, हमने पढ़ा। आर्किंग ग्राउंड यानी वो जो पीटरसन कॉइल वाला था उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन किया था कि चार्जिंग आर्किंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, फेज वोल्टेजेस जो है वो √3 टाइम्स बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द फॉल्ट, उसको आर्किंग ग्राउंड कहा जाता है ना। तो फिर इसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन पेपर हुआ, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर। क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसके, इसीलिए जो पीपीटी में लिए हुए हैं सारे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। उस क्वेश्चन के हिसाब से ही पीपीटी बनाई हुई है। यहाँ पे भी आर्किंग ग्राउंड पूछा है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंपनसेशन इन पावर सिस्टम, नेम द कंपनसेटिंग डिवाइसेस, वही वाला क्वेश्चन फिर से, ओके। फिर उसके बाद 16 में what are types of compensation in the power system, define the compensation factor for each। यानी जो सारे आपने कंपेंसेटिंग डिवाइसेस पढ़े हैं, पैक्स डिवाइसेस पढ़े हुए हैं, उनका कंपेंसेटिंग फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। डिस्कस नीड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग वगैरह ये सब ठीक है। मतलब फर्स्ट 11th क्वेश्चन इज जनरली ऑफ न्यूट्रल, जनरली कंपल्सरी नहीं बोला है, ओके। और कंपेंसेशन मतलब ये देखो ये 5 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो कंपेंसेशन पे आया हुआ है, ठीक है ना। सो that is why I told you that this topic which has been left is just 30% important, and that is generally covered 2 to 3 questions only. What is compensation, then necessity of compensation in power system, need of reactive power, ये उसी में आ जाता है, and then
टाइप्स ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस। तो जो सारे टाइप्स आप पढ़े हुए हैं आपके फैक्स डिवाइसेस में, वही आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। ओके, चलो फिर वापस से आ जाते हैं। व्हाट इज कंपेंसेशन, ये हमने पढ़ा। इसमें आप लोगों को बताना था कि कैपेसिटर, ये व्हाट इज जो इंडक्टिव लोड होता है उसके वजह से वोल्टेज जो है वोल्टेज प्रोफाइल हैम्पर हो सकता है, पावर फैक्टर जो है वो हैम्पर हो सकता है, और उसके वजह से अल्टीमेटली व्हाट इज द इश्यू, दैट इज स्टेबिलिटी हैम्पर्स। Okay, so to compensate that inductive load, we have to take in account any other device which will insert the complementary power factor generating devices, एंड उसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग डिवाइसेस। द मेन कौन सा है, कैपेसिटर आर इंसर्टेड इन सिस्टम which draws leading current being opposite in nature, okay, and neutralize the inductive current to a large extent। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन, व्हाट इज नीड, अभी आपने बताया, जैसे निनाद ने और अन्वय ने बताया, मेन दो कौन से थे, वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड करना, कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम और रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन इज डिवाइड। इसमें आपको जब भी नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम है तो पहला आंसर आपको ये लिखना जरूरी है, व्हाट इज कंपेंसेशन, कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम or reactive power compensation is defined as management of reactive power to improve the performance of AC power system। DC में तो नहीं रहेगा ना ये, AC में ही रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन रहेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर इज अ कंपेंसेशन। ओके, मेनली अगर वन लाइन आंसर आपको चाहिए तो मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सिस्टम, एसी पावर सिस्टम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज कंपेंसेशन। ओके, अब दो टाइप की कंपेंसेशन होते हैं, एक तो लोड सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा कौन सा होता है, वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड करना। The problem of reactive compensation is related to load and voltage support. Now, what is a load support and what is a voltage support? लोड सपोर्ट आपको उसके दो टाइप्स ऐसे डिवाइड करने हैं, तो इसमें दो टाइप की कंपेंसेशन रिक्वायर्ड होते हैं, एक लोड सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा वोल्टेज सपोर्ट। लोड सपोर्ट क्या है, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सिस्टम पावर फैक्टर। लोड मतलब करंट है ना, तो करंट जो है वो रिलेटेड रहेगा पावर फैक्टर से, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंपेंसेट करना यानी वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो वन इज नथिंग बट ऑब्वियसली पावर फैक्टर और दूसरा इज रिलेटेड टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ओके, दोनों इंटर रिलेटेड भी है एक दूसरे से। सो लोड सपोर्ट में क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिस्टम पावर फैक्टर टू बैलेंस द रियल पावर ड्रॉन फ्रॉम द एसी सप्लाई। जितना रियल पावर है ड्रॉ किया है एसी सप्लाई से वो बैलेंस रहे, उतना ही मेंटेन रहे, उसके लिए पावर फैक्टर जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करना, टू एनहांस द वोल्टेज रेगुलेशन एंड टू एलिमिनेट द करंट हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स produced by large and fluctuating non-linear industrial loads। मेनली ये जो नॉन लीनियर लोड्स रहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, टाइप्स ऑफ लोड्स which require the compensation। ओके, किनके वजह से ये कंपेंसेशन हमको लगता है, वही नॉन लीनियर लोड जो प्रेजेंट रहते हैं सिस्टम में, लाइक वो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, वोल्टेज और दूसरा कौन सा है, वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, और फिर क्या है, रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन इन ट्रांसमिशन लाइन in transmission system by increasing the maximum active power that can be transmitted, that can be done by increasing the maximum active power that can be transmitted। और ये कैसे इंक्रीज होगा, अगर इंडक्टिव है तो कैपेसिटिव प्रोवाइड करना और कैपेसिटिव है तो इंडक्टिव, पर ऐसे नहीं होता है, इंडक्टिव ही लोड वहां पे रहता है और कैपेसिटिव हम सप्लाई करते हैं। ओके, फिर वही इसमें भी वही सेम है, पर ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, बाकी पेपर्स अपन ने देखे नहीं, उसमें एक बार आया था व्हाट इज द नीड ऑफ रिएक्टिव पावर, ओके, इन द सिस्टम। तो रिएक्टिव पावर, द पावर नेटवर्क इज मोस्टली रिएक्टिव, इसमें भी आप लिख सकते हो द पावर नेटवर्क इज मोस्टली रिएक्टिव। द सिंक्रोनस जनरेटर, हम ये जानते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसका एक्साइटेशन आप प्रोवाइड करते हो ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड या नॉर्मली एक्साइटेड, इससे वो लैगिंग पावर, लीडिंग पावर या नॉर्मल वर्किंग करा सकते हैं, इसलिए इनको सिंक्रोनस कंडेंसर्स भी बोला जाता है। तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज करना फॉर रेगुलेटिंग द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम
That is also one of the practices which is generally used for reactive power management. Okay, so a synchronous generator usually generates active power. जो synchronous generator होता है वो generally क्या generate करता है, active power, that is specified by the mechanical power input. जितना mechanical power input दिया है उसके उसके proportional में active power वो generate करता है. Okay, the reactive power supplied by generator is dictated by the network and the load requirements. जो रिएक्टिव पावर ये सप्लाई करता है जनरेटर, वो नेटवर्क या लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जितना आप लोड कनेक्ट करोगे उस हिसाब से फिर रिएक्टिव पावर भी जनरेट करता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है वो. लोड आपका इंडक्टिव है या नेटवर्क आपका इंडक्टिव है तो उस हिसाब से वो रिएक्टिव पावर भी देगा ये जनरेटर, है ना. ए जनरेटर यूजुअली डज नॉट हैव एनी कंट्रोल. जनरेटर का खुद का कंट्रोल नहीं होता है, आप लोड कैसा कनेक्ट करते हो वो एक्टिव पावर ही जनरेट करता है. पर अगर आप उसमें ऐसा लोड लगाते हो जो इंडक्टिव है तो वो इंडक्टिव करंट लेगा. ओके, वो करंट लेगा थोड़ी देर के बाद में, वोल्टेज के 90 डिग्री के बाद में करंट लेगा. अब 90 डिग्री के बाद में करंट ले रहा है तो ये क्या डेवलप करता है, ये पावर फैक्टर डेवलप करता है, पावर फैक्टर एंगल. और इसको अलग से क्या बोलते हैं, दैट इज ए इंडक्टिव लोड. इसीलिए इस जनरेटर का खुद का कंट्रोल नहीं होता है, आप कैसा लोड लगा रहे हो उस हिसाब से ये जनरेटर रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा. जनरेटर तो वही करंट ही सप्लाई कर रहा है, पर आपका लोड उस करंट को थोड़े देर बाद या थोड़े पहले ले रहा है, वोल्टेज के आफ्टर 90 डिग्री या बिफोर 90 डिग्री ले रहा है, एज पर द कैपेसिटी और इंडक्टिव नेचर. इसलिए यहाँ पे इस दूसरे लाइन में क्या लिखा है, द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर इज एक्चुअली डिक्टेटेड बाय द नेटवर्क एंड द लोड रिक्वायरमेंट. जो नेटवर्क है या जो लोड है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जनरेटर का सप्लाई होता है ना. हाउएवर द लैक ऑफ, पर क्या होगा, जैसे आपने लोड लगाया और फिर अगर ये रिएक्टिव पावर अवेलेबल नहीं है तो दैट मे कॉज द वोल्टेज कोलैप्स. यानी अगर आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा लोड जो है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करे, तो फिर वोल्टेज कोलैप्स होगा. ओके, अब यही हमको अवॉइड करना है, यही हमको अवॉइड करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेंसेशन. ओके, सो वी डू द कंपेंसेशन and that is we are actually discussing here in this particular subject. We can say we are discussing only it. हम लोग बस उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसको डिटेल्स में आपने पढ़ना है फैक्ट्स डिवाइसेस में, इसलिए वो इलेक्टिव करके सब्जेक्ट है. अगर आपको ये कंपेंसेशन और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो इलेक्टिव सिलेक्ट करो, पर अपने यहाँ पे एक ही इलेक्टिव है इसलिए इस हिसाब से हम लोग उसमें पढ़ ही रहे हैं. ओके, फिर उसके बाद में इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू सप्लाई, या तो सप्लाई करो और एब्जॉर्ब, यानी क्या, इंडक्टिव और रिएक्टिव दोनों, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, उस हिसाब से सप्लाई और एब्जॉर्ब. एक्सेस रिएक्टिव पावर टू एंड फ्रॉम. ओके, वही सप्लाई टू एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम. ओके, यानी दोनों टाइप का, अगर वो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है उस हिसाब से सप्लाई एब्जॉर्ब टू एंड फ्रॉम ऐसे लिखा हुआ है. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू सप्लाई और एब्जॉर्ब excess reactive power to or from the network, and shunt compensation is a possible approach. जनरली शंट कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, और दोनों टाइप के कंपेंसेशन है, शंट भी है और सीरीज भी है, इसलिए हमको दोनों ही पढ़ना है इसमें. Okay, now what are the types of compensating devices? That is also one of the question I have already shown you. मैंने अभी आपको बताया कि ये और क्वेश्चन पूछा गया है. देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन विच आर जनरली यूज. वन, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है. ओके, कौन सा है, कैपेसिटर बैंक. फिर जितने भी आप जानते हैं सारे ही लिस्ट आउट कर दो उसमें. एक्चुअली ये स्टैटिक वार कंपेंसेटर, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर मतलब स्टैटकॉम, सिंक्रोनस कंडेंसर्स, ये सारे सीरीज कंपेंसेटर या शंट कंपेंसेटर में इंक्लूड करा सकते हैं हम लोग, तो इसकी लिस्ट आप मेंशन कर सकते हो. ओके, सो कैपेसिटर बैंक्स, फिर सीरीज कंपेंसेटर,
शंट कंपेंसेटर और शंट रिएक्टर, फिर उसके बाद में स्टैटिक वार कंपेंसेटर्स, एसवीसी। सबसे ज्यादा यूज होता है इन एसवीसी का ही, एसवीटी। छोटा साइज होता है उसका और एक्चुअली वर्क करता है ये। ओके, बाकी इसमें भी ड्रॉबैक है, बहुत एडवांस नहीं है ये, बाकी जिस स्टैटकॉम वगैरह वगैरह जो है, ट्रिपल एस सी एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो एडवांस्ड है, पर उनमें अपने आप में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, उसका कंट्रोलिंग आसान नहीं है, उसकी इफिशियंसी इतनी नहीं है। उस कंपैरिजन में जितना रेटिंग है पावर सिस्टम का, उस हिसाब से दैट एसवीसी प्रोवाइड्स अ गुड रिजल्ट, दैट इज व्हाई जनरली वी गो फॉर द स्टैटिक वार कंपनसेटर्स। ओके, capacitor bank, series compensator, shunt compensator, then static var compensators, then static synchronous compensators, statcom। आपने ध्यान रखना है आगे के लिए भी, ये जो सारे कंपेंसेटर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत लाइन आपको याद रहना चाहिए, उसकी डायग्राम आपको याद रहनी चाहिए। ओके, सो सिंक्रोनस कंडेंसर, क्योंकि इसके बाद में अगर आप एमटेक करते हो या फिर एडवांस स्टडीज करते हो तो उनमें इन सब पे ही वर्क हुआ है। फिर लास्टली सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब क्या? सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस कंडेंसर उनको बोला जाता है। मैंने आपको कहा था कि ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर देता है, अंडर एक्साइटेड रहेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर देता है। इस हिसाब से उसको सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाता है। ओके, so that one we have counted at last। फिर यही वाला शंट एंड सीरीज कंपेंसेटर्स, कौन से दो कंपेंसेटर्स है? पहला है द कंपेंसेटिंग डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज शंट कंपेंसेटिंग डिवाइसेस और series compensating devices. The compensating devices are mainly classified as shunt compensating devices or series compensating devices. Okay, फिर उसके बाद में obviously कॉमन सी बात है, the devices that are connected in parallel with the transmission line are called as shunt compensator, while the devices that are connected in series with the transmission line are called as series compensator. ओके okay? और एक डिफरेंस है इन दोनों में, शंट कंपेंसेटर जो होता है वो जनरली मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है, उसको किसी लोड के साइड में कनेक्ट नहीं किया जाता, उसको जनरली मिड में, ट्रांसमिशन लाइन के मिड में कनेक्ट किया जाता है। और सीरीज कंपेंसेटर जो होते हैं दैट कैन बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट इन द लाइन, कहीं पे भी उसको कनेक्ट करो। इसलिए दो टाइप के कंपेंसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो होता है सिस्टम को, पावर सिस्टम को कंपेंसेशन प्रोवाइड करो, या फिर लोकलाइड यानी लोड कंपेंसेशन प्रोवाइड करो। पावर सिस्टम को जब प्रोवाइड करना होगा तो वी विल गो फॉर द शंट कंपेंसेटर। होल टोटल कंपेंसेशन अगर प्रोवाइड करना है तो जनरली ऑब्वियसली मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम में हम कनेक्ट करेंगे और शंट कंपेंसेटर प्रेफर करेंगे। और सीरीज कंपेंसेटर अगर लोकलाइड है वो तो उस वक्त ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर अ सीरीज कंपेंसेटर, क्योंकि इट कैन बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट इन द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कंपेंसेटर? क्या सिग्निफिकेंस है? दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज व्हाट, एक मिनट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वोल्टेज। हाँ, ओके, वोल्ट, अभी जैसे आप लोगों ने बताया था कि आपने दो चीजें बोली थी, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, पर इसके क्या रहते हैं, क्या किस वजह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ध्यान में रहे आप लोगों के। वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव करना, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने फोर्थ यूनिट में पढ़ा था। ओके, जो पावर एंगल कर्व है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करना, स्टेबिलिटी मार्जिन इंप्रूव करना, और जो डैम्पिंग आती है, डैम्पिंग प्रोवाइड करना पावर ऑसिलेशंस को, जो छोटे बहुत ऑसिलेशंस आते हैं उनको डैम्प आउट करना। ये ऑसिलेशंस क्यों आएंगे? व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। ओके, आप लोग इनपुट पावर देते जा रहे हैं, आउटपुट पावर जो है वो आपका कम आ रहा है, जो ऑसिलेशंस आते हैं, पावर ऑसिलेशंस आ रहे हैं, उनको भी डैम्प आउट करने के लिए ये कंपेंसेटिंग डिवाइसेस यूजफुल रहते हैं। सो दीज आर मेन एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेंसेटर्स, कि इट प्रोवाइड्स अ वोल्टेज प्रोफाइल, इंप्रूव्ड वोल्टेज प्रोफाइल, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करते हैं, स्टेबिलिटी मार्जिन इंप्रूव करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ डैम्पिंग टू द पावर ऑसिलेशन, isn't it?
फिर उसके बाद में अब ये सारे कंपेंसेटर्स, सबसे पहला कौन सा है, स्टैटिक वार कंपेंसेटर। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी है, आप इसको नेट पे भी देख सकते हो। स्टैटिक वार कंपेंसेटर, सो यू कैन टेक एनी डायग्राम, स्टैटिक वार कंपेंसेटर की जो भी इजी डायग्राम आपको दिखे, यू कैन टेक डाउन दैट वन, है ना। अब ये सारे देखो, साइज तो देखो इसका, ये स्टैटिक वार जनरेटर्स हैं, स्टैटिक वार कंपनसेटर्स है, यहाँ पे लगे हुए हैं, एसवीसी लगा हुआ है। ओके, दीज आर द स्टैटिक। अब ये व्हाट इज अ स्टैटिक वार कंपनसेटर, हाँ, दिस डायग्राम यू कैन यूटिलाइज स्टैटिक वार कंपनसेटर, ये वाली डायग्राम यूज करी हुई है। फिक्स कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे उसके साथ में एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं ये SCRs, or inductor is connected to that coupling. That combination is called as static var compensator. Okay, so this diagram you can use. फिर उसके बाद में क्या बोला जाएगा इसको, दैट स्टैटिक वार कंपेंसेटर, ये सबसे पहला शंट कंपेंसेटर है, इट इज द फर्स्ट जनरेटर शंट कंपेंसेटर एंड इट इज फाउंड नियर अबाउट, बहुत पहले इसको इन्वेंट किया गया था 1960s में। ओके, बट इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड फॉर लोड कंपेंसेशन, मैंने आपको कहा था लोड कंपेंसेशन, such as to provide bar support for large industrial loads। जो इंडस्ट्रियल लोड्स है, कौन से मेनली सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन से हैं, दैट इज फॉर वोल्टेज फॉर फ्लिकर मिटिगेशन। कौन से फ्लिकर मिटिगेशन है ना, वोल्टेज फ्लिकर बोला जाता है, जो क्या यूज करे जाते हैं, बॉयलर्स, आर्क फर्नेसेस। ओके, आर्क फर्नेसेस जो लगे रहते हैं, ओके, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आर्क फर्नेसेस रहते हैं वो वोल्टेज फ्लिकरिंग क्रिएट करते हैं। आर्क फर्नेस इज द मेन लोड विच डेविएट्स द पावर फैक्टर और विच जनरली क्रिएट्स द पावर क्वालिटी, हैम्पर्स द पावर क्वालिटी, उसको क्या कहता है, फ्लिकरिंग। उस फ्लिकरिंग को मिटिगेट करना, इसके लिए फिर ये स्टैटिक कंपेंसेटर यूज किया जाता था स्टार्टिंग में। ओके, हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो SCR वगैरह लगाए हैं उसके एडवांसमेंट्स के साथ में SVC स्टार्टेड अपियरिंग इन द ट्रांसमिशन लाइन। पहले बस वो इन्वेंट किया था, फिर उसका कंट्रोलिंग आसान नहीं था, फिर 1970s तक फिर वो सिस्टम में आने लगा। और अभी क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, लार्ज नंबर ऑफ एसवीसीज आर कनेक्टेड टू मेनी ट्रांसमिशन सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एसवीसी को, एंड एसवीसी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग थायरिस्टर टेक्नोलॉजी। थायरिस्टर टेक्नोलॉजी सब में है एंड देयरफॉर डज नॉट हैव गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी। इसमें यही एक ड्रॉबैक है। ओके, गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसका कंट्रोलिंग आसान नहीं है। गेट टर्न ऑफ ऑन अगर रहेगा तो इट इज इजी, गेट टर्न ऑफ ऑन है, यही तो पावर कंट्रोल करने के लिए एडवांसमेंट है। ओके, पर इसमें यही ड्रॉबैक है कि गेट टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टैटकॉम विद द एडवांसमेंट, अब उसके बाद में एडवांसमेंट हुए एसवीसी से आगे जाके फिर ये हुआ, गेट टर्न ऑफ ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एसवीसी में, ये हम जानते थे। अब विद द एडवांसमेंट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर GTO to high power applications become commercially feasible। ओके, ड्रॉबैक वही था, ये टर्न ऑफ टर्न ऑन नहीं होता था, इसलिए GTO टाइप के जो GTO थायरिस्टर जो है उनको यूज किया गया। ओके, विद दिस सेकेंड जनरेशन, वो सेकेंड जनरेटर है, शंट कंपेंसेटर डिवाइसेस was used and that and these devices are called as
सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्सेज फॉर जनरेटिंग, अब क्या बोला है, सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्सेज दोनों टाइप से उसको यूज कर सकते हैं, और जनरेटिंग और एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। ये इसका मेन एडवांटेज हुआ कि ये जैसे सिंक्रोनस कंडेंसर है उसी तरह से इसमें भी, पर इसमें क्या है, एक मेन एडवांटेज क्या है, गेट टर्न ऑफ टर्न ऑन, मतलब पावर कंट्रोलिंग इज फिजिबल ओ हियर। फिर सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्सेस एसवीएस, ओके, सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्सेस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, वहां पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर यूज किया है। अब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे व्हाट इज द यूज ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, इजंट इट? सो सिंक्रोनस एक एसवीएस है, SVS is constructed using voltage source converter. Such a shunt compensating device is called as static compensator or statcom. Okay, आपको बस उसकी information देना है. And statcom usually contains an SVC that is driven from a DC storage capacitor. ये information ये है बस उसके बारे में. And the SVS is connected to the AC system bus to the interfacing transformer. यानी वो दोनों ही को सप्लाई किया है, एसवीएस जो है वो एसी सिस्टम को देता है, और जो स्टैटकॉम है दैट इज यूजुअली कंटेन्स एसवीएस बट दैट इज ड्रिवन बाय डीसी स्टोरेज कैपेसिटर, इजंट इट? फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट है थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपेंसेटर, टीसीएससी। तो इंडिविजुअली तो आपको इस सब्जेक्ट में नहीं पूछेंगे कि टीसीएससी के बारे में बताओ, स्टेटकॉम के बारे में बताओ, पर ओवरऑल कंपेंसेटिंग डिवाइसेस के बारे में कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप उसके लेंदी आंसर्स दे सकते हो। लाइक एसवीसी, ये थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपेंसेटर इज ऑल्सो अ थायरिस्टर बेस्ड, थायरिस्टर फैमिली का ही ये डिवाइस है, सीरीज कंपेंसेटर। ये सीरीज कंपेंसेटर है इसीलिए लोड कंपेंसेटर्स के लिए यूज किया जाता है। दैट कनेक्ट्स अ थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर टीसीआर इन पैरेलल विद द, वहां पे कैसा था, वो सीरीज में लगाया हुआ था, यहाँ पे कैसा है, इन पैरेलल विद द फिक्स्ड कैपेसिटर। बाय, अब इसमें क्या है एक एक्स्ट्रा, बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द एंटी पैरेलल थायरिस्टर दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द रिएक्टर इन द टीसीआर, the fundamental frequency inductive reactance of the TCR can be changed. Okay, and this affects a change in reactance. Fundamental frequency की वैल्यू, अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप चेंज करते हो तो ओमेगा एल वैल्यू चेंज कर रहे हो, ओमेगा को चेंज कर पा रहे हो, एंड ओमेगा को चेंज करोगे तो रिएक्टेंस वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसलिए दिस इफेक्ट्स अ चेंज इन रिएक्टेंस ऑफ द टीसीएससी and it can be controlled to produce either inductive as well as capacitive reactance. Okay, so ये सारे एडवांस डिवाइसेस है जो दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं, इंडक्टिव भी ला सकते हैं सर्किट में और कैपेसिटिव भी वैल्यू ला सकते हैं। लास्ट है स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर, इन सबके नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए और थोड़ा बहुत उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर और ट्रिपल एस सी, ओके, ये भी सीरीज कंपेंसेशन के लिए यूज किया हुआ है, एंड इट इज एन एसवीसी एसवीएस बेस्ड ऑल जीटीओ बेस्ड डिवाइसेस व्हिच कंटेन्स अ वीएससी, ये भी वीएससी बेस्ड ही है। द वीएससी इज ड्रिवन बाय अ डीसी कैपेसिटर, इसमें भी वैसे ही जैसे स्टेटकॉम में था, ये इट इज ड्रिवन बाय द डीसी कैपेसिटर्स एंड द आउटपुट ऑफ वीएससी इज कनेक्टेड टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज टू बी गिवन टू द एसी सिस्टम। ओके, unlike TCSC which changes in the impedance of the line, and triple SC injects a voltage in the line in quadrature with the line current. बस इतना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसका, अदरवाइज आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या बताना है, ट्रिपल एससी सर्किट है, ट्रिपल एससी मतलब स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर एंड इट इज अ सीरीज कंपेंसेटर, इट इज ड्रिवन बाय व्हाट वीएससी, नहीं, triple SC is an SVC based all GTO based device which contains a VSC and which is driven by a DC capacitor, that is sufficient, isn't it? बस अब आपका यहाँ पे अपन लोग ये लेक्चर यहाँ तक कि ये कंपेंसेटर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है? इतना ही कंपेंसेटर्स के बारे में आएगा। हाँ, वन मोर थिंग, व्हाट आर, एक और था इसमें, एक मिनट,
कौन से टाइप्स के कंपेंसेशन के क्या टाइप्स हैं, है ना? What are the types of load which require compensation? That is one of the important question which is often asked. Okay, so I have given the notes of that also. Tomorrow we'll be covering up that zigzag transformer. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्यू टू द नॉन लीनियर लोड्स, ये एक है कंपेंसेशन इन द पावर सिस्टम. व्हाट आर द लोड्स विच रिक्वायर द कंपेंसेशन, और व्हाट आर द लोड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन. इसका ये आंसर है. Due to the non-linear loads present in the power system, the voltage and current waveforms get distorted. है ना? साइनसॉइडल नहीं रह जाता है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है. और जैसे ही डिस्टॉर्ट मतलब हार्मोनिक्स आना उसमें. ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल वेवफॉर्म के अलावा भी वेवफॉर्म्स आ जाना मतलब डिस्टॉर्शन आ जाना. वेरियस लोड्स ड्यू टू विच कंपेंसेशन ऑफ सच डिस्टॉर्टेड पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड आर. ये जो एडजस्टेड स्पीड ड्राइव्स है, स्पीड ड्राइव्स को एडजस्ट करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग डिवाइसेस आपको लगाने पड़ रहे हैं. जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ जाते हैं वहां हार्मोनिक्स इंसर्ट हो जाते हैं. हार्मोनिक्स इंसर्ट हो जाएंगे मतलब पावर क्वालिटी हैम्पर होना. पावर क्वालिटी हैम्पर होना मतलब जो परफेक्टली साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म है वोल्टेज और करंट की, वो साइन्यूसॉइडल नहीं रहती. उसमें थोड़े उसमें क्लचेस आ जाते हैं, उसमें तो वेवफॉर्म में वेरिएशंस आ जाते हैं. परफेक्टली साइन्यूसॉइडल नहीं रह जाती, डिस्टॉर्टेड हो जाता है. तो फिर उसको कहते हैं पावर क्वालिटी हैम्पर होना. फिर आर्क फर्नेसेस विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, और मेनली अगर डीसी लाइन है तो एचवीडीसी कन्वर्टर और इन्वर्टर ये सबसे बड़े सोर्सेस है इस पावर क्वालिटी को हैम्पर करने वाले. ये हार्मोनिक्स इंसर्ट करते हैं, ड्रॉबैक्स है इसके. ओके, एचवीडीसी लाइंस के एडवांटेजेस तो बहुत है, पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये जो कन्वर्टर और इन्वर्टर एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं और इनका कंट्रोलिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और तीसरा ये पावर क्वालिटी को हैम्पर करते हैं. फिर उसके बाद में जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं इंडस्ट्रीज में सच एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ पावर सप्लाईज, ओके, ये भी वन ऑफ द सोर्सेस है. फिर हीटिंग एंड वेल्डिंग, ये प्रोसेसेस भी पावर क्वालिटी को हैम्पर करते हैं. फिर हम लोग जो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, उनके वजह से भी पावर कंपेंसेशन प्रॉब्लमेटिक है. दो मेन टाइप है, लोड कंपेंसेशन एंड लाइन कंपेंसेशन. मैंने कहा लोड कंपेंसेशन बोला, लोड कंपेंसेशन के लिए जनरली किसको यूज करेंगे? सीरीज कंपेंसेटर, क्योंकि लोड जहां लगा हुआ है वहां पे हम लगा सकते हैं. और लाइन कंपेंसेशन मतलब एट द मिड, मिड में आपको कनेक्ट करना है तो शंट कंपेंसेटर वी कैन जनरली यूज. Load compensation, it is the management of reactive power to improve the quality of the supply, especially voltage and power factor. In this step, the reactive power is adjusted with respect to individual load and the compensative device is connected to the load itself. Okay, ऑब्जेक्टिव क्या है लोड कंपेंसेशन के? अभी हमने देखा लोड बैलेंसिंग, बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, पावर फैक्टर करेक्शन. और यही फिर से एक बार वही लिखा है, टिपिकल लोड्स व्हिच रिक्वायर कंपेंसेशन: आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, स्टिल रोलिंग मिल्स, वेरी लार्ज इंडक्शन मोटर्स. ये मेन है, हाँ, हमने वो ऊपर नहीं लिखा था, वेरी लार्ज इंडक्शन मोटर्स, आर्क वेल्डर्स, इंडक्शन वेल्डर्स एक्सेट्रा. बस. टिल टाइम डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? डू यू हैव एनी डाउट? Okay, with this we stop today, and tomorrow we'll end up this unit by completing just two portions: subsynchronous resonance in the power system and zigzag transformer. Okay, and after this we have covered all the 6 units, but we will go back to that fourth unit for that critical clearing angle. Okay, that has been left, क्योंकि वो एनपीटीएल वीडियो से आपको देखने के लिए बोला था, तो उसको अपन लोग क्लास में कवर करेंगे एक बार और. ओके. चलो, गुड डे.